एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी 83 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, जो कि CHSL 2024 टीयर 1 में पूछा गया था। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम में। CHSL 2024 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको CPU के भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है, पर मैं हिंदी में भी बताते चलती हूँ आपको। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप बिना किसी परेशानी के इसको देख सकते हैं आराम से। मुझे आपको ये भी बताना था कि CGL 2023 का जो GK का PDF था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री इन द मनी मार्केट to keep money supply stable against exogenous or sometimes external shocks is called। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंदी बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है, किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा मुद्रा आपूर्ति को बहिर्जात या कभी कभी बाहरी झटकों के विरुद्ध स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने को क्या कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया के केस में है RBI। तो इनमें जो पैसे का आउटफ्लो या इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में, उसको ये लोग रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं बंध्याकरण। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है ना कि हमारे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे FDI या FPI के थ्रू आते हैं और बहुत सारे पैसे जो हैं देश से बाहर भी जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्सपोर्टर को वहाँ पे नुकसान होता है, और रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाए तो इम्पोर्टर को वहाँ पे नुकसान होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए कुछ मेजर्स उठाते हैं, कुछ कदम उठाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बेच को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और इसको RBI करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हायर व्हेन द डैश इज लेस दैन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में ना जो टर्म होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो इसी वजह से जब ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा CGL का, तो नेक्स्ट मंथ से मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी जो छोटे छोटे टर्म होते हैं उन सब के बारे में। यहाँ पे मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो वर्ड लिखा है ना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, इसको बोलते हैं मुद्रा की चलन गति। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने वो 100 रुपये किसी और को देके कुछ सामान खरीदा, उसने वो 100 रुपये देके किसी और से कोई सामान खरीदा, फिर वो 100 रुपये ऐसे करके पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं ना। तो कोई भी जो पैसा है वो कितने लोगों से होकर गुजर रहा है, उसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होगा। कब? तो जब डिमांड फॉर मनी बहुत कम होता है, तब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो मनी का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ना, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है तो लोग पैसा अपने पास होल्ड नहीं करते, उसके बदले में वो कोई भी गुड्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल एसेट खरीद लेते हैं। तो उसका जो सर्कुलेशन है बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैसा और फिर आगे जाता है, फिर वो कुछ खरीदेंगे तो वो और आगे जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगा जब डिमांड फॉर मनी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा टैक्स रिफॉर्म्स। यानी अगर सरकार जो है टैक्स वगैरह बढ़ा दे तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जितनी आपकी कमाई नहीं है उतना आपने खर्चा कर दिया, वही आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को भी ऐसा ही घाटा होता है, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से बहुत ज़्यादा है, तब सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फुल्ली नेशनलाइज्ड एंड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 949 में हुआ था। अब आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को और उसका जो हेड क्वार्टर है उस टाइम पे कोलकाता में वो बना था, लेकिन 1937 में यानी 2 साल बाद ही वो मुंबई में शिफ्ट हुआ। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में और यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि ये यंग हिल्टन कमीशन के कहने पर इसको बनाया गया था आरबीआई को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो थे सीडी देशमुख। आरबीआई जो है यही मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बनाता है देश के लिए, तो इसी वजह से ये लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह है ये सब यही फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद यूनुस एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन 1983। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने 1983 में कौन से बैंक की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंक। मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। इनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 999। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि पंडित रविशंकर जी को इसी ईयर में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं फेस वैल्यू पे डिस्काउंट देके कौन सी चीज़ इशू करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये एक तरह का कॉमर्शियल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राइमरी लक्ष्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को विकसित करना। क्वेश्चन जो है ना इस लाइन के दोनों तरफ लिखा है, तो आप ना दोनों तरफ देखिए। यहाँ पे 13 क्वेश्चन जब हो जाएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14 वाला। ये बताना तो मैं भूल गई कि आप YouTube वीडियो में सेटिंग पे जाके क्वालिटी थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन विच प्रेजेंट सिटी इन 1935। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था 1935 में। तो ये मैंने आपको बताया ना अभी कि पहले जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो कोलकाता में, फिर बाद में मुंबई में आया था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इज फिक्स्ड बाई। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात कौन फिक्स करता है। राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब होता है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको अपना कुछ एसेट लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है, उसको फिक्स करता है आरबीआई। लिक्विड एसेट का मतलब वो सारे एसेट होता है जो जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। आप इसको ऐसे भी आंसर मार्क कर सकते थे क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान तो काफ़ी लेट में आया था ना। पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक, तो ये उसी टाइम पर आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो ये तीसरे प्लान की बेसिस को कहाँ से तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटिटी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाली और संचालित इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा भेल। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग 2015 इन डैश सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अलाउड अबाउट 49% ऑफ FDI। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2015 के अनुसार भारत सरकार ने 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है किस क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस के सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द पीसी महलनोबिस मॉडल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में आया था वो 56 तक था, तो वो बेस्ड था हैरत तोमर मॉडल पर, तो ये तो गलत है ऑप्शन। सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। दूसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया, तो ये सही है क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान था तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पे दिया गया था। स्टेटमेंट थर्ड है द 5 ईयर प्लानिंग मॉडल इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम रशिया। यहाँ पे कह रहा है ये पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ये इंडिया में रशिया से लिया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन। ये क्वेश्चन देखिए ये बहुत ट्रेंड में रहा है, 2023 से लेके ही CGL CHSL सब में पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष जो है भारत में वो 1 अप्रैल से लेके कब तक चलते हैं, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 17 पीसी महलनोबिस इज रिमेंबर्ड एज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पाथ बिकॉज ही। यहाँ पे कह रहा है कि पीसी महलनोबिस को उनके महान योगदान के लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ए सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट सेटअप किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। स्टेटमेंट बी है फॉर्मुलेटेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इन्होंने दूसरा 5 ईयर प्लान की रूपरेखा तैयार की। स्टेटमेंट सी है वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये गलत है, केवल और केवल ऑप्शन बी सही है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना वो इन्हीं पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट CGL 2023 से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग NNP। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रीसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल होता है फॉर्मूला निकालना क्योंकि बाद में नेशनल प्रोडक्ट तो है ही और आगे नेट है, तो बस ग्रॉस में से आप डेप्रीसिएशन घटा दीजिए तो GNP माइनस डेप्रीसिएशन। कोई भी सामान आप घर में खरीद के लाते हैं ना तो उसकी मूल्य में जो ह्रास होता है उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अगर कोई चीज़ ला के घर में रखते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया था और उसमें से पूछा था कि पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो एक ही स्टेटमेंट वहाँ पे सही था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, तो यही वाला स्टेटमेंट सही था और ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड थी। क्वेश्चन नंबर 20 एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व इन ए मोनोपोली इज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेस इलास्टिक। इकोनॉमिक्स में आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। तो इन सारे शब्द का मतलब ये होता है कि अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, तो उसी को बोलते हैं कि इलास्टिक है कि इलास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड होता है ना वो लेस इलास्टिक होता है, यानी कि अगर उसमें प्राइस में चेंजेस होते हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है जब बहुत सारे सेलर्स सेम तरह के प्रोडक्ट को बेचने लगे, तब हम उसको बोलते हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोली में जो होता है उसको बोलते हैं एकाधिकार, इसमें केवल एक ही सेलर होता है और मेनी बायर्स होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंडियन रेलवे हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट की जो है मोनोपोली है ना, तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इससे आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली सेम है। क्वेश्चन नंबर 21 आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि आज़ादी के बाद
सेंसस एक्ट को कब लागू किया गया भारत में? तो जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद यानी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। स्थायी रोजगार अगर हम दे देते हैं तो इसका मतलब जो है सभी का वहाँ पर समृद्धि होगा, आधुनिकीकरण होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट होगा, तो समझ लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर वॉज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इंट्रोड्यूस्ड? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो यूनिट्स विकास और पुनर्वित्त एजेंसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 2015। अब ये क्वेश्चन ना जब CGL 2023 में पूछा गया था तो वहाँ पे इसमें से कोई एक वर्ड गायब किया था और वो पूछा था कि इसका क्या मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द 10th 5-year प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाई? यहाँ पे कह रहा है कि 10वें पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 5%। अब देखिए हमें क्या होता है ना, 5-year प्लान थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट किस पे बेस्ड था, ये सब चीज़ें। लेकिन देखिए डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 मेनली कैटेगराइज्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनटू डैश फ्रेगमेंट्स? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में जो आया था उसने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कितने भागों में विभाजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट? 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से पूछा था कौन सा गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर इन्वाइटेड टू एडवाइज ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान पीरियड। तो ये वाला बिल्कुल गलत है कि पहली पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, उनको इंडिया एंड अब्रॉड से बुलाया गया था कि वो जो है अपने व्यूज़ वगैरह दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन? अब ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं था? राइट आंसर है राइजिंग प्राइसेस एंड अ शिफ्ट इन द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स फ्रॉम पेमेंट इन कैश टू पेमेंट इन काइंड, यानी कि ग्रीन। यहाँ पे इसका मतलब ये है ना कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से ऐसा नहीं हुआ था कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं यानी कृषि का जो काम कर रहे हैं उनको कैश में पेमेंट देने की बजाय उनको अनाज में पेमेंट किया जाने लगा। तो ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। और ऐसे आपको पढ़ने में जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे एग्जाम में तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा हो सकता है ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, बट नहीं, ऐसे ये लोग बना के देते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन वाले स्टेटमेंट कि पढ़ने में सब सही लगेगा बट होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स मेजर्स पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि में पॉवर्टी का जो मापन है वो इनकम और कंजम्पशन के बेस पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ? यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति किसकी वजह से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स की वजह से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट प्राइमरली ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, हियर HYV रेफर्स टू? तो यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि हरित क्रांति की वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट में यानी जो कृषि उत्पाद है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, तो HYV की वजह से हुआ था। HYV है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी ये, इसी से जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग वॉज अवॉर्डेड द डैश इन 1970 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रिवोल्यूशन? यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए कौन सा प्राइज दिया गया था?
राइट आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। यहाँ से आप एक चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म विलियम गॉड ने दिया था और 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर, आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से भारत आत्मनिर्भर हो गया। तो हाँ, बिल्कुल फूड ग्रेन्स के मामले में तो हो गए थे। स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप कॉज्ड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि हरित क्रांति के आने की वजह से एक ही तरह का जो क्रॉप है उसको बार बार उगाया जा रहा था, तो उस मिट्टी की जो उर्वरता है वो घट गई। तो ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पर, ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज हो गया था, कमी आ गई थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई थी, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इरिगेशन वगैरह के लिए, तो ग्राउंड वाटर पे फ़र्क पड़ा था। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन यील्ड लेवल्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति का कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट था, प्रभाव था। स्टेटमेंट 1 है, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड द यील्ड ऑफ राइस ग्रीव एट अ मच फास्टर रेट दैन दैट ऑफ व्हीट। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे जो चावल की फसल है वो गेहूं से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टेटमेंट 2 है, ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हैड पेनिट्रेटेड मोर इन व्हीट क्रॉप्स दैन इन द राइस क्रॉप। यहाँ पे लिखा है ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी आई थी ज़्यादा से ज़्यादा उसने जो है अपना इफेक्ट दिखाया व्हीट पर यानी गेहूं पर रादर देन राइस। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 है यहाँ पर, ड्यूरिंग पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड द एरिया अंडर राइस अचीव्ड अ रिलेटिवली स्लो ग्रोथ व्हेन कंपेयर टू एरिया अंडर व्हीट। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोल रहा है कि पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के पीरियड के बाद जो एरिया पे राइस उगाया जा रहा था वहाँ पे ग्रोथ स्लो थी एज कंपेयर टू जहाँ पे गेहूँ उगाया जा रहा था। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ना हरित क्रांति, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है व्हीट को हुआ था, गेहूँ को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 में वही पूछा भी है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला है, इस वाले लाइन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन से फूड ग्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ था हरित क्रांति से। राइट आंसर हो जाएगा व्हीट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इट कवर्ड द पीरियड ऑफ 1960s एंड 1970s। ये जो है सेकेंड फेज ग्रीन रिवोल्यूशन का इस टाइम पर नहीं था। यहाँ पे जो लिखा है ना, इट कवर्ड द पीरियड ऑफ द 1960s टू 1970s, ये फर्स्ट फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का, सेकेंड फेज नहीं था। अगर आपसे पूछे कि सेकेंड फेज यानी दूसरा चरण कब था हरित क्रांति का, तो वो था 1970s से लेके 1980s तक के पीरियड का। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाई यील्डिंग वैरायटीज। यहाँ पे कह रहा है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, HYVs लेड टू द डिक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से क्रॉप्स की जो इंटेंसिटी है वो घट गई, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंक्रीज हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया था विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, P चिदम्बरम। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर P चिदम्बरम जो हैं ये हरित क्रांति से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग हैं क्योंकि वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं। MS स्वामीनाथन हैं क्योंकि वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं। और विलियम गॉड हैं क्योंकि उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दिया था। तो P चिदम्बरम जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग आर डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स टू चेक। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग
किसको रोकने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय हैं? राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी ये जो दोनों चीज़ हैं ये महंगाई को कम करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कदम हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से संबंधित समिति कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा दत्त कमेटी। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। यहाँ पर आपसे फिजिकल डेफिसिट की परिभाषा पूछा है। फिजिकल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसका मतलब यही है कि एक फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट ने जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, तो जो पैसा उनको कम पड़ेगा तो वो उधार लेंगे ना, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स यहाँ पर हटा के बताना है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था ना कि जो भी सरकार उधार लेती है तो वो कितना उधार लेगी, उसका सही मेजर क्या है, उसको हम कहाँ से देख सकते हैं कि कितना उधार लेगी सरकार? तो फिजिकल डेफिसिट से, क्योंकि जितने पैसे हमने खर्च कर दिए और जितने कमाए उनके बीच का जो अंतर है तो वो हम उधार लेके ही तो पूरा करते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। तो वही है कि अगर गवर्नमेंट कितना उधार लेगी ये पता करना है तो उसका फिजिकल डेफिसिट देख के आप बता सकते हैं। अब आप यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट भी तो यही था कि सरकार की कमाई से ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट में हम बात कर रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, और यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, dash at market price refers to the sum total of factor income earned by residents of a country during an accounting year including net indirect taxes। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बाजार मूल्य से तात्पर्य एक लेखा वर्ष के दौरान देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय और शुद्ध अप्रत्यक्ष आय के करों का योग है। राइट आंसर हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे समझिए, एनएनपी का मतलब होता है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब होता है एक कंट्री का सिटीजन, तो उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं उसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस मीन्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा इनकम एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम किसी भी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, जैसे कि अभी 2011-12 को माना गया है, तो उस समय पे जो भी सामान हम देख रहे हैं, जो भी गुड्स देख रहे हैं, तो उस टाइम पे कितने रुपए में मिलती थी, तो उस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस। क्वेश्चन नंबर 43, द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला ढेर सारा दिया हुआ था और वहाँ पे पूछा था करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 44, विच कॉस्ट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मार्केट में किसी भी गुड्स की वैल्यू कितनी हम उसको जोड़ करके नहीं निकालते नेशनल इनकम, यहाँ पे जोड़ा जाता है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बनाने में, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगा है, उससे निकाला जाता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द यूज ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या है इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है ना कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स ने कितने पैसे कमाए हैं, तो उसको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे ना तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट पर्सनल इनकम इन रुपीज करोड़ फ्रॉम द गिवन डाटा। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत आय को आपको कैलकुलेट करना है, जो डाटा दिया गया है, और ये करोड़ में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप करोड़ मत कंसीडर करिए, आप बस ये समझिए ये 1800 है, ये 500 है और ये 250। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो पर्सनल इनकम को जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बार अपने पे लेके सोचिए कि आपकी पर्सनल इनकम क्या होगी। आपने जितने पैसे एक महीने में मान लीजिए कमाए और उसमें से आपने कुछ टैक्स दे दिया, तो टैक्स के पैसे तो आपके पास नहीं रहे, वो तो मतलब सरकार के पास चले गए ना।
तो आपके पास जो बचा यानी आपका पर्सनल इनकम यानी आप जो खर्चा कर सकते हैं तो वही यहाँ पे दिया है प्राइवेट इनकम नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज एंड कॉरपोरेशन टैक्स। तो यहाँ से मैं आपको ये बता रही हूँ फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, बट सिंपल आप ये सोचिए ना कि मेरा पर्सनल इनकम क्या होगा, जितने पैसे मैंने कमाए और जितने टैक्स में चले गए उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट इनकम आपकी मान लीजिए 1800 है, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज आपका 500 है। तो आप पहले इसको जोड़ लीजिए क्योंकि ये आपकी जो है इनकम है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 2300। उसके बाद आपने 250 रुपीज़ मान लीजिए टैक्स दे दिए, तो इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आता है 0 एंड देन यहाँ पे आता है 5 एंड देन यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे 2। ये हो गया ना आपका 2050। तो यही होता है आपका पर्सनल इनकम, यही आंसर है यहाँ पे 2050। तो इसको आप 2050 करोड़ बोल दीजिए क्योंकि करोड़ में दिया हुआ है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ए रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में राजस्व घाटा क्या होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट। इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट होता है, तो उसी को कहने के तरीके अलग हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA 2003। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि FRBMA जो एक्ट आया था उसका मेन उद्देश्य क्या था। राइट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए आया था ये, यानी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ से, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम या प्रोग्राम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो पॉवर्टी से रिलेटेड ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश इज वन ऑफ द वेल नोन स्कीम्स स्पॉन्सर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन November 2015 with the aim of rescuing the country's ailing electricity distribution companies। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इसे देश की संकटग्रस्त विद्युत वितरण कंपनियों को उबारने के उद्देश्य से 2015 में लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना जो है इसको 2015 में लाया गया था ताकि जो भी हमारे विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको संकट से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 51, द अप्रोच ड्रिवन बाय 7 इंजन्स विच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास इज रिलेटेड टू विच स्कीम। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित 7 इंजन द्वारा संचालित दृष्टिकोण किस योजना से संबंधित है। तो यहाँ पे 7 इंजन का मतलब आप सच में इंजन मत समझिएगा, इसका मतलब है ना 7 एक तरह से कह लीजिए पिलर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा PM गति शक्ति मास्टर प्लान। क्वेश्चन नंबर 52, इन 1955 डैश नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 1955 ने किसने ये संभावना को नोटिस किया कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दे करके भी ग्रामीण विकास किया जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा करवे कमेटी। क्वेश्चन नंबर 53, बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द दीन दयाल अंत्योदय योजना स्टार्टेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा दीन दयाल अंत्योदय योजना स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन वाज द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्माण प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। Which of the following reasons may be considered as India's pull factors for migration? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो माइग्रेट कर रहे हैं। पहला यहाँ पे है लेबर डिमांड, दूसरा है नेचुरल डिजास्टर,
तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स। फोर्थ है यहाँ पे हाई कंजम्पशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे पहला वाला है लेबर डिमांड की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि प्राकृतिक त्रासदी, तो इसकी वजह से तो कोई नहीं जाता, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर तो हर कंट्री में आ सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया से चले जाएंगे कहीं पे तो वहाँ नेचुरल डिजास्टर ही नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, यानी कि मानवाधिकार की सुरक्षा होगी। फोर्थ है यहाँ पे हाई कंजम्पशन है एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, दूसरे कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर वाला छोड़ के बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक गुड्स है, डिफेंस या हाउस। तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए, डिफेंस जो है ये पब्लिक गुड्स हो सकता है, पर हाउस किसी का पब्लिक गुड्स नहीं है, वो किसी का तो पर्सनल होगा ना। Question number 57, according to the National Crime Records Bureau data from 2016 to 2019, suicide cases due to unemployment have increased by। यहाँ पे कह रहा है कि NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2016 से 2019 तक बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि आई है। राइट आंसर हो जाएगा 24%, बहुत ज़्यादा है ये। क्वेश्चन नंबर 58, इन 2000-2001 नाबार्ड इंस्टीट्यूटेड माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड विथ ए कॉर्पस ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2000 या 2001 में नाबार्ड ने कितने करोड़ की निधि के साथ माइक्रो फाइनेंस की स्थापना की। राइट आंसर हो जाएगा 100 करोड़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोपोर्शनल टैक्सेस। अनुपातिक करों का क्या प्रभाव है। राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसेस द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, यानी स्वायत्त व्यय गुणक को ये जो अनुपातिक कर होते हैं ना ये कम कर देते हैं। पहले आप ये जानिए कि प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है सेम टैक्स रेट ऑन एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम और वेल्थ, यानी किसी के पास कितना ज़्यादा पैसा है उससे मतलब नहीं है, जिस पे जो टैक्स लग रहा है सब पे सेम लगे। तब जिसकी जितनी वेल्थ होती है उससे उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता जाता है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि आपके पास कितना भी पैसा है एक टैक्स रेट फिक्स कर दिया जाता है, वही सबसे लिया जाता है। तो जब प्रोपोर्शनल टैक्सेस लगते हैं तो लोगों का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ना MPC, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है कम हो जाता है। अब ये सारे डीप कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप अगर पूरी क्लास करेंगे तभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 और 2, यानी कि ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर फॉल्स वाला पूछा है ना, तो एग्जाम में ये भी ध्यान दिया करिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जोन्स एक्ट वॉज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक मुख्य लक्ष्य होता है कि गुड्स का एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। दूसरा यहाँ पर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी इन द ईयर 2011। भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति 2011 में अनाउंस की। थर्ड स्टेटमेंट है, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र नियमों में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि आवश्यकता का प्रावधान किया गया। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आपसे फॉल्स वाला पूछा था, केवल और केवल सेकंड वाला फॉल्स है, यानी कोई पॉलिसी नहीं आई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेके। क्वेश्चन नंबर 62, और ये CGL का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है डायरेक्ट। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री। ये जब आप लास्ट के शिफ्ट देखने जाएंगे ना CGL के प्लेलिस्ट में 2023 वाले में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है एक कंट्री का। राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आयात एंड निर्यात के बीच का जो अंतर होता है उसी को एक देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63, द 5-year plans फॉर इंडिया विद their ड्यूरेशन आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नीचे जो है पंचवर्षीय योजना दी गई है और उनका ईयर दिया हुआ है, तो कौन सा सही मैच है। सेकेंड 5-year प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है 1956 से लेके 1961 तक, ये वाला तो बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट वाला 1951 से 56 तक था, तो सेकेंड वाला 56 से लेके 61 तक था। थर्ड 5-year प्लान यहाँ पे कह रहा है 1961 से लेके 1966, तो ये भी सही है। फोर्थ 5-year प्लान जो है वो 1966 से लेके 1971 तक नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड 5-year प्लान के बाद जो है प्लान हॉलीडे आ गया था 1966 से लेके 1969 तक, तो यहाँ पे थर्ड गलत है, ओनली 1 और 2 जो है करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 64, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है कि इसका सही मैचिंग कराना है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो है प्रकार दिया है और वहाँ पे कंपनी का नाम दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर का कंपनी कौन कौन सा है, एक एक एग्जाम्पल है। ये वाला क्वेश्चन आज मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर क्लियरली अपलोड करूँगी। यहाँ पे देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था भेल वाला जो है ये पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और अगर आपसे पूछे प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनी है तो वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ज्वाइंट सेक्टर की बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इफ देर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ ए गुड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी गिरेगा, फॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे कह रहा है आधुनिक माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर यानी संस्थापक किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद यूनुस को। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए मोनोपोली। यहाँ पे कह रहा है कि एकाधिकार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा वन बायर एंड मेनी सेलर्स, यानी बहुत सारे लोग जो है सामान बेच रहे हैं और खरीदने वाला एक ही है, तो ये बिल्कुल उल्टा कर दिया है। यहाँ पे होगा वन सेलर एंड मेनी बायर्स, यानी बेचने वाला कोई एक ही है, उसका एक अधिकार है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोट करता है, इसका मतलब होता है अस्थायी विनियमन दर। क्वेश्चन नंबर 69, मैच दी आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको सीजीएल की पीवाईक्यू सीरीज कराते समय बताया है। अब यहाँ पे आपको मैच कराना जो भी क्रांति हुई थी और किससे रिलेटेड थी। जैसे ब्लू रिवोल्यूशन आपसे पूछे तो ये फिश से रिलेटेड हो जाएगी, येलो रिवोल्यूशन पूछे तो ऑयल सीड से रिलेटेड हो जाएगी, राउंड रिवोल्यूशन पूछे तो पोटैटो से रिलेटेड हो जाएगी, गोल्डन रिवोल्यूशन पूछे तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो जाएगी, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कह रहा है कि बाजार संतुलन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो मार्केट का डिमांड होता है इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। तो देखिए संतुलन तभी होता है जब चीज़ें इक्वल हो। पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि मार्केट में जो मांग होती है यानी बाजार में जो मांग होती है उतनी सप्लाई हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, संतुलन में रहेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, कि मतलब बाजार में बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, तो ये भी सही है, पहला दूसरा इंटरकनेक्टेड ही है, तो बोथ 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू MRTP एक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि MRTP एक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। पहला यहाँ पर है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। यहाँ पे कह रहा है कि MRTP एक्ट जो आया था उसको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाले से रिप्लेस कर दिया गया था। स्टेटमेंट 2 है द एसेट लिमिट फॉर MRTP कंपनीज वॉज फिक्स्ड एट ₹25 करोड़ बाई द फर्स्ट और ओरिजिनल मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि MRTP एक्ट से जो एसेट का लिमिट था उसको 25 करोड़ तक फिक्स कर दिया गया था।
स्टेटमेंट 3 है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट वॉज फर्स्ट पास्ड इन 1969। यहाँ पे कह रहा है कि MRTP एक्ट पहली बार 1969 में आया था। तो यहाँ पे केवल और केवल स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है। ये जो MRTP एक्ट है इसने 25 करोड़ का एसेट लिमिट नहीं सेट करा था। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। यहाँ पे कह रहा है कि पहले में जो लिखा है उसको दूसरे से मैच कराइए। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है उसको बताना है। तो यहाँ पे पहला गरीबी हटाओ, तो ये जो है 5th 5-year प्लान से रिलेटेड था। गरीबी हटाओ तो ये जो है एम था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। दूसरा है यहाँ पर LPG पॉलिसीज यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये था 8th 5-year प्लान से रिलेटेड। उसके बाद रोलिंग प्लान कब आया था, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 1978 से लेके 1980 तक, 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान था। मतलब इसमें 5 साल का प्लान नहीं आ रहा था, एक एक साल का आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उन्होंने चेंज कर दिया था। 4th यहाँ पे ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी, न्याय और समानता के साथ जो ग्रोथ है, तो ये किस 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था, तो ये 9th 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था। तो ये भी आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73, मैच दी कॉलम्स। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम्स को मैच कराइए। पहले वाले में कुछ पॉलिसीज़ दिया है, सेकंड में उसका ईयर दिया है और आपको बताना है। और यहाँ से अगर आपको 2 भी पता होता ना तो आप ऑप्शन के हिसाब से मार्क कर पाते आंसर। DHSL एंड CGL के क्वेश्चन कराते वक्त इसमें से मैंने आपको 2 बताया था, स्टार्टअप इंडिया वाला एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाला, एंड मेक इन इंडिया वाला भी मैंने बताया था। तो यानी 3 आपको पता होता तो 1 तो आप कर ही लेते आंसर मार्क। पहला वाला यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आई थी, तो 2011 में। अगर आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लिया गया था, तो ये लिया गया था 2014 में। और अगर आपसे पूछे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू हुआ, तो 2016 में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 2015 में। ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको पोस्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 74, इन कॉस्ट थ्योरी द यूजुअल शेप ऑफ द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट थ्योरी में एवरेज शेप जो होता है कर्व का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो किस में, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट वॉज डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016। 2016 में कौन से नोट को जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 500 के जो नोट्स हैं उसको। अब यहाँ से हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस लाइन के इस पार वाला। क्वेश्चन नंबर 76, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर द। यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंसस कमिश्नर होता है एंड रजिस्ट्रार जनरल, उनका जो ऑफिस होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर कंसीडर्ड प्लान हॉलीडेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में किस ईयर से किस ईयर तक लेकर प्लान हॉलीडेज था। अब ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें छूटा होगा, ये जहाँ तक मैंने देखा है ये पिछले साल से भी पूछा जा रहा है। तो प्लान हॉलीडेज 3 साल के लिए था, 1966 से लेके 1969 तक, और ये 3rd 5-year प्लान के बाद था। और इसके आने के 3 वजह थे। पहला इंडिया चाइना वॉर, दूसरा इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड तीसरा था ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया था। तो ये 3 कारण थे प्लान हॉलीडेज आने के, और ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 78, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन एस्टैब्लिशिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व इम्प्लीमेंट किया गया था हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना करके। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ये DPSP जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM was launched by the Ministry of Rural Development, Government of India in the year। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि NRLM जो प्रोग्राम है इसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च किया था, राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। क्वेश्चन नंबर 80,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इट प्रिस्क्राइब्स ए मिनिमम एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर्स फॉर इस्टेब्लिशिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि ये बात करता है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में मिनिमम जो एरिया होना चाहिए वो 1000 हेक्टेयर होना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा था। अगर हम बात करें मिनिमम एरिया होना कितना चाहिए तो 5000 हेक्टेयर्स जो है इसमें मिनिमम एरिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। यहाँ पे पहले लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हैं उसको दूसरे से मैच कराना है। तो ये वाला थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, ये वाला भी मुझे अलग से अपलोड करना पड़ेगा। पहला वाला यहाँ पर है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, संतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो रगनार नुर्कसे ने इसको दिया था। सेकेंड यहाँ पर है बिग पुश थ्योरी यानी बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था रोसेनस्टीन रोडान ने। सेक्युलर डेटेरियोरेशन थ्योरी यहाँ पे कह रहा है किसने दिया था? तो इसको दिया था प्रेस्बिट सिंगर ने। फोर्थ वाला यहाँ पर है कैपिटल गुड्स एंड हैवी इंडस्ट्री, तो ये रिलेटेड होगा फेल्डमैन महलनोबिस से। क्वेश्चन नंबर 82, कॉम्पिटेटिव बिहेवियर एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर आर डैश रिलेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना आपस में किस रूप से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्सली ये रिलेटेड हैं, विपरीत रूप से। लास्ट क्वेश्चन है द डैश रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि जनसंख्या में गैर श्रमिकों की तुलना में श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि जो होती है वो किसके वजह से होती है? तो वो होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी वो पॉपुलेशन जो वर्क कर सके, जो काम कर सके। ये था टोटल 83 क्वेश्चंस CHSL 2023 में पूछा हुआ इकोनॉमिक्स से। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।